students, my name is Shakti Singh and I am an assistant professor in their group of institutions. The topic which I am going to explain you all is contingent contracts. This topic comes under the subject of business laws. Now, to understand the meaning of contingent contract, first of all you have to understand the meaning of contingent. Contingent का मतलब क्या होता है? Contingent का मतलब होता है कोई भी emergent situation, कोई भी इमरजेंसी या कोई भी अर्जेंसी अगर आती है तो उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट या कंटिंजेंसी. ठीक, कोई आपातकालीन सिचुएशन आ जाए उसे हम कहते हैं कंटिंजेंसी. तो ऐसी आपातकालीन सिचुएशन जो होती है उससे रिलेटेड भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक, according to section 31 of the Indian Contract Act, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. इसका मतलब ये हुआ कि एक contingent contract तभी अराइज होता है जब या तो कोई घटना घट रही है या घटना वो नहीं घट रही है. मतलब कोई इमरजेंसी आई तो वो सिचुएशन इस तरह की एमरजेंट सिचुएशन अराइज हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक्स प्रोमिसेस टू कंपनसेट वाई अप टू ₹10,000 इफ फायर अकर्स इन द वाइज हाउस. दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे ये मतलब वो एग्जाम्पल का कि एक्स प्रॉमिस करता है वाई से कि अगर आपके घर पे आग लगती है कभी तो हम आपको 10,000 रुपए का कंपनसेशन देंगे. तो ये जो हुआ एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर वाई के घर पे फायर अकर होती है, ठीक, आग लगती है, तो वही उसका मेन बेस है कॉन्ट्रैक्ट का, तब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा. मतलब अकरेंस ऑफ फायर ये जो है मेन बेसिस है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर इस केस में. ठीक, कि कोई सिचुएशन अकर होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव नहीं होगा. जैसे इमरजेंसी होती है वो हमें बता के तो आती नहीं, जैसे फ्लड है तो फ्लड अगर आ रहा है या अर्थक्वेक आ रहा है तो हमें पहले से पता तो होता नहीं कि भाई फला दिन अर्थक्वेक आएगा तो हम आराम से उसके साथ सारा काम निपटा ले. अचानक से आता है और सारी बर्बादी हो जाती है. तो यहाँ पर भी यही चीज कही गई कि अगर ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये तभी अकरेंस में आएगा जब इस तरह की कोई इमरजेंट सिचुएशन अगर होगी. जैसे इस केस में आपने पढ़ा इस एग्जांपल में कि एक्स प्रॉमिस करता है वाई से कि हम आपको 10,000 रुपए तभी देंगे जब आपके घर पे आग लगेगी. अगर आग लग जाएगी तो जो भी उसका नुकसान होगा हम 10,000 रुपए दे देंगे उसका कंपनसेशन. अगर आग नहीं लगेगी तो एक्स लायबल नहीं होंगे वाई को 10,000 रुपए पे करने को. ठीक, ये था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. नाउ देयर आर वेरियस एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल्स या रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट इज परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन कंटिंजेंसी. यहाँ पे कहा गया है कि परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट. मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कि तभी हम परफॉर्म करेंगे जब कोई इवेंट या तो अकर हो रहा है या नहीं अकर हो रहा है. ठीक, जैसे कि जो फायर इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ठीक, तो फायर इंश्योरेंस कंपनी तभी लायबल होगी अगर अकरेंस ऑफ फायर किसी के जो उनके मेंबर्स हैं या जो उनके क्लाइंट है उनके घर पे आग लगती है तो. ठीक, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेयर अकरेंस ऑफ फायर इज एन अनसर्टेन इवेंट. किसी के घर में पता थोड़ी ना होता कि कब उनके यहाँ आग लग जाएगी. मान लो कोई सिलेंडर लेकर आया किसी घर में, उसमें वो गए खाना बनाने के लिए, सिलेंडर में लग गई भयानक आग, तो ये तो किसी को पता नहीं होता है ना, क्योंकि सिलेंडर इंसान लाता है खाना पकाने के लिए. ठीक, उस पे अगर उससे आग लग गई तो ये एक अनसर्टेन इवेंट है, एक मिस हैपनिंग, एक मतलब एक्सीडेंटल केस था यहाँ पर. तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं जब ये अकर होते हैं तभी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस में आता है. मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी वहां पे इफेक्टिव हो जाता है. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कोलैटरल इवेंट. कोलैटरल इवेंट का मतलब कहा जा रहा है कि एन इवेंट इज सेड टू बी कोलैटरल व्हेन इट डज नॉट form part of the reciprocal promises which constitute the contract. If such event is a part of the contract, then it cannot be termed as collateral event. यहाँ पे कहा जा रहा है कि collateral event का मतलब यहाँ पे यही है कि वहां पे ये जो collateral event कि एक इंसान किसी एक को कुछ रिपेमेंट करेगा या कुछ कंपनसेट करेगा, ये मेन बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट
नहीं होना चाहिए कि कंटिंजेंट, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना कि ये कंटिंजेंसी अगर होगी भी कि नहीं होगी, इमरजेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल समझिए कि एक्स प्रोमिसेस टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू वाई फॉर ₹5,000 ऑन द कंडीशन ऑफ विनिंग द कोर्ट केस रिगार्डिंग दैट। एक्स कहते हैं वाई से कि हम आपको 5,000 रुपए पे करेंगे अगर आप ये केस, मतलब 5,000 रुपए की ये प्रॉपर्टी सेल कर देंगे आपको अगर आप ये कोर्ट केस जीत जाते हैं। तो अब कोर्ट केस अगर वो जीतते हैं तब तो वो 5,000 उनको मिलेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो बेस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। नाउ थर्ड पॉइंट इज इवेंट शुड नॉट बी ऑन द मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। इसका मतलब हुआ कि द कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी ऑन द मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। For instance, if X promises to sell his house to Y for ₹20,000, if he so chooses, it is not a contingent contract. But if X says to Y that he will sell his house to him, if X will win the court case regarding this house, it will be treated as a contingent contract. यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोमिसर की केवल विल पर नहीं डिपेंड करता है कि X ने बोला Y से कि हम आपको ये प्रॉपर्टी अपना ये हाउस सेल कर देंगे 20,000 रुपीज में अगर आप चाहें तो यहाँ पे उनके चाहने पे बात यहाँ पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे बात ये डिपेंड करती है कि अगर आप ये कोर्ट केस हमारा जीत जाएंगे तब हम आपको ये 20,000 रुपीज का मतलब कोई प्रॉपर्टी अपना ये घर हम जो है आपको बेचेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज कर रहे हैं कि प्रोमिसर की विल पे नहीं बल्कि अगर कोई कंटिंजेंट सिचुएशन अराइज होती है उसकी बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, अदरवाइज कोई इसकी वैलिडिटी नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट दैट इज फोर्थ पॉइंट इज ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देयर मस्ट बी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपने इससे पहले के जो मतलब वीडियोस थे उसमें आपने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो भी एसेंशियल्स थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, फॉर एग्जांपल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज था, ठीक, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था। तो ये जितने भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो भी एसेंशियल्स होते हैं वो सारे एसेंशियल्स होना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है, तभी वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक। तो ये एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पढ़े थे वो सारे तो होने ही चाहिए टू बी अ वैलिड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो कंटिंजेंसी है वो ऐसी होनी, मतलब कंटिंजेंसी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि पहले से आपने प्लान कर रखा है कि भैया ऐसा है कि हम इंश्योरेंस वालों को, इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम लेने के लिए फर्जी में अपने घर को आग लगा देंगे। तो ये सब अगर आप लोगों ने किया फ्रॉड तो वो सब पता चल जाता है, और अगर उसमें पकड़े गए आप लोग तो अच्छा खासा आपको मतलब आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या आपके ऊपर केस चल सकता है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कुल मिला के मतलब यही हुआ कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इफेक्टिव तभी होता है जब कोई कंटिंजेंट या कंटिंजेंसी अराइज होती है या कंटिंजेंट सिचुएशन अराइज होती है। ठीक है। ये पहले से ही इफेक्टिव नहीं होता है जैसे कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे हैं। ठीक। सो दीज वर द एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट or rules regarding the contingent contract. I hope you all understood this topic well. Thank you so much.